क्या दिया हुआ है, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। माने कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार है वो बट्टा जो दे रहा है, वो छूट दे रहा है, वो दो तरह से दे रहा है। पहले 20% दे रहा है और बाद में 10% दे रहा है। तो सामान्य जानकारी में अगर हमको नहीं पता हो तो हम क्या मान लेते हैं कि 20 + 10 30% दे रहा है। लेकिन देखिए वास्तविकता में दे कितना रहा है, सो इसके को हल करने के बाद पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि कितना हमको छूट दे रहा है। और ये क्रमागत बट्टा है और इसका एकल बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि दो अलग अलग बट्टा दिया हुआ है, दो अलग अलग बट्टा दिया हुआ है, तो उसका सूत्र ये है एकल बट्टा का, a + b - a × b बटा में 100। अब देखिए ये सूत्र हो गया। अब ये सूत्र अगर आपको याद रहे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये सूत्र भी ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20% प्लस दूसरा बट्टा कितना है 10%। अब घटाव में क्या हो जाएगा 20 × 10 बटा में 100 और प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए 20 + 10 कितना हो गया 30%। 20 + 10 30%। अब घटाव में क्या हो गया 20 नहीं 200 अब बटा में 100 है तो 200 बटा 100 यानी कि 2%। अब आ गया कितना, घटा दिए तो 28%। तो देखिए हमको क्या दे रहा था, दिख रहा था 30%, अब दे रहा है 28%। तो ये 2% किसको बचत हो गया, दुकानदार। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। कोई प्रयोग किया जा रहा है जीव विज्ञान का, जिसमें क्या है जीवाणु की संख्या जो है वह 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। अब फिर क्या करें कि प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी, 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माने कहने का मतलब ये है कि कोई एक जीव विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, उसमें क्या है कि जो जीवाणु है वो बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है 2.5% प्रति घंटा की दर से, यानी कि 1 घंटा में 2.5% बढ़ जा रहा है। और शुरू में कितना दिया हुआ है 5,12,000 है और पूछ रहा है कितना 2 घंटे के बाद पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सामान्य सा तरीका है, हल में हम क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ मूल संख्या कितना है, ठीक है ये इतना है। अब पहले घंटे में 2.5% बढ़ जा रहा है, तो 2.5% बढ़ रहा है यानी कि कितना हो गया 100% और प्लस 2.5%। तो 100 और प्लस 2.5 कितना हो गया 102.5% और प्रतिशत और बट्टा में 100 तो ये क्या हो गया पहले घंटे का। और फिर दूसरे घंटे के लिए फिर जितना ही आएगा इस पूरे का 102.5% यानी कि फिर 102.5 बटा 100। ठीक है, तो ये हम क्या हल करेंगे, अब इसको हम हल कर देंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया और 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो खत्म हो गया। तो हमको क्या मिल गया 512 गुने बच जाएगा इधर कितना 102.5। अब यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया, ये 1 जीरो खत्म हो गया, लेकिन 1 जीरो ये बच रहा है तो गुना में क्या हो जाएगा 10.25। अब इन सबको हम गुना करेंगे 5,37,920 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास हो रहा होता है। यानी कि कोई भी मशीन जब खरीदते हैं तो उसका क्या होता है, गाड़ी खरीदते हैं कुछ भी है तो उसका जीवन कम होता है, लाइफ कम होता है। तो उसको एक अनुमानित माना गया है कि प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास हो रहा है, मतलब जितना पिछले साल था उससे 20% कम होता है। और इसी के आधार पे हमारा जो गाड़ी वगैरह का है
इंश्योरेंस जो होता है इसी के आधार पे गणना की जाती है। तो क्या है कि मशीन का दर जो है 20% की दर से प्रति वर्ष ह्रास हो रहा है। कहता है कि इसे 2 वर्ष पर पूर्व खरीदा गया, 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। इस मशीन को कब खरीदा गया था? 2 वर्ष पहले खरीदा गया था और इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है। तो यह कितने में खरीदी गई थी? ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जीवाणुओं की संख्या था, वो भी प्रतिशत का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था कि वर्तमान संख्या दे दिया गया था, बाद की संख्या पूछ रहा था। इसमें क्या है कि बाद का स्थिति दे गया है और पहले का पूछ रहा है। तो हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि क्या थी? एक्स थी। क्या थी? एक्स थी। कि 2 वर्ष पूर्व क्या संख्या थी? एक्स थी। अब कितना ह्रास हो रहा है? 20% की दर से, यानी कि 20% की दर से ह्रास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 100 घटाओ 20, 100 घटाओ 20 कितना हो जाएगा? 80। जितना ह्रास हो रहा है उतना 100 में घटा दिए, ठीक है। अब बढ़ेगा तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और नीचे क्या हो गया? बटा में 100। फिर क्या है? एक वर्ष में इतना ह्रास हुआ, फिर अगला वर्ष में भी ह्रास हुआ 20% का ही, यानी कि 100 घटाओ 20 यानी कि 80। फिर बटा में क्या हो गया? 100। अब बराबर आया कितना है? 2 वर्ष बाद कितना है? 40,000। 2 वर्ष बाद कितना है? 40,000। अब इसको हम क्या करेंगे? x के लिए हल कर देंगे। x के लिए कैसे हल करेंगे? तो यहाँ देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा में गुना हो जाएगा, उल्टा में गुना हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा। इधर भी 10 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम काट फूट के आंसर ले आएंगे। काट फूट के कैसे आंसर लाएंगे? तो 8 से एक बार अगर इसको काटते हैं तो 8 पंचे 40, 5,000। 8 पंचे 40, 5,000, और फिर 5,000 को हम 8 से भाग देंगे। 5,000 को फिर से 8 से भाग दे दिए तो क्या आ जाएगा? 8 छक 48, 2 पे 20, तो 8 दूना 16, 4 40, 8 पंचे 40, 625 अगुना 10 अगुना 10, यानी कि क्या हो गया? 62,500। 62,500 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं? आवश्यक रूप से सत्य नहीं कहने का मतलब क्या है? आवश्यक रूप से सत्य नहीं है माने कहने का मतलब कि अगर जो बात कही जा रही है वह हमेशा ही सत्य हो तो वह आवश्यक रूप से सत्य है, और जो कही जा रही हो अभी तो सत्य है लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सत्य हो, उसको हम लोग कहें कि आवश्यक रूप से सत्य नहीं। तो यहाँ वैसे ही कथन का देखना है। तो पहला कथन क्या है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन पहला कथन ये कह रहा है प्रश्न का कि अगर किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करे, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपस में इस प्रकार बांटे कि बराबर बराबर भाग बट रहा है, तो कहता है कि वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऐसा सिर्फ समांतर चतुर्भुज में ही नहीं होता, ऐसा क्या होता है? ये बराबर विभाजन जो होता है आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है और समचतुर्भुज में भी होता है। इसलिए हमेशा ही समांतर चतुर्भुज हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। पहला वाला हमेशा आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। दूसरा क्या है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा, हमेशा आयत नहीं होगा, क्योंकि वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि यह भी जो है आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। दूसरा भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तीसरा कथन क्या कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर काटते हो तो वह समचतुर्भुज होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विकर्ण समकोण किसका किसका काटता है? विकर्ण समकोण पर समचतुर्भुज का तो काटता ही है, लेकिन वर्ग का विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर काटता है। तो यह तीसरा भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, तीसरा भी आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। चौथा क्या है कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार के समचतुर्भुज है। तो चौथा ये हमारा जो है, चौथा जो है वह हमारा हमेशा सत्य है, हर स्थिति में सत्य है। तो यह आवश्यक रूप से सत्य है, लेकिन बाकी तीनों जो है आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज है,
जिसमें क्या दे रहा है, ए बी बराबर डी, ए बी समांतर डी सी है और ए बी का मान 78 सेंटीमीटर है, सी डी का मान 52 सेंटीमीटर है, ए बी 28 सेंटीमीटर और बी सी 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है आपका, इस तरह से बनता है समलंब चतुर्भुज। ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी। ए बी का मान दे दिया है 78 सेंटीमीटर, सी डी हमारा है 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, बी सी 30 सेंटीमीटर, बी सी 30 सेंटीमीटर और ए बी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजा दे दिया हुआ है, लेकिन समलोम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब समांतर भुजा तो ये और ये पता है, लेकिन ऊंचाई हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। ये इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एफ, ई रख देते हैं, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं जो हमारा क्या है, एफ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सी ई एफ, सी ई बी एक त्रिभुज हो गया। सी ई बी में क्या है, हमको बी सी पता है, सी क्या है, इसके समांतर ही है, इसके समांतर ये है, यानी कि ये भी 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और ई बी यहाँ से यहाँ तक, ई बी यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके समांतर, तो ये भी क्या हो गया, 52 हो गया। ये क्या हो गया, 52 हो गया, और 78 घटाओ 52 यानी कि ये क्या हो गया, 26 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हीरो के सूत्र से हम क्या करेंगे, BCE का क्षेत्रफल निकालेंगे। BCE का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से, और फिर उस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से, और यह ऊंचाई CF हमको निकल जाएगा, और तब फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा के हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S निकालना पड़ेगा। किसका, BCE का, S BCE का। और S हमारा क्या होता है, S त्रिभुज BEC का, और S हमारा क्या होता है, अर्ध परिमिति, यानी कि 1/2 गुने भुजाओं का योग। भुजाओं का योग क्या क्या है, भुजाओं का योग हमारा BC जोड़ CE जोड़ EB, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा 1/2 गुना, और BC हमारा कितना है, 26 जोड़ CE 30 और जोड़ ये हमारा 28, यानी कि 26 और 30 56 और 56 और 20 76 8 84। तो 1/2 गुना 84 यानी कि 42 हो गया हमारा S, यानी कि अर्ध परिमिति। अब त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, BCE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, √ S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C, जहाँ पे A B C त्रिभुज की भुजाएं हैं। A इसको कहते हैं, B इसको कहते हैं, C इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा √ S की जगह पे 42, फिर 42 और घटाओ A यानी कि 26, तो 42 घटाओ 26, फिर 42 घटाओ B यानी कि उधर से 30 गुने 42 घटाओ 28। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया हमारा, 42 है, और ये गुना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा
12 में से 6 गया 6 यानी कि 16 आ गया। और फिर ये गुना में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये गुना में आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिएगा, वर्गमूल निकालने जाइएगा पहले गुना करने जाइएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने जाइए गुना कर जाइएगा बहुत सा लंबा समय निकलेगा। तो इसके लिए टेक्निक हम क्या देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 42 है तो 42 का गुणनखंड क्या क्या है 7 है और 6 है, 7 है और 6 है। सबसे पहले तो देखिए 16 को देखिए, 16 है तो 16 का वर्गमूल हम बाहर निकाल लेते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। ठीक, बात खत्म हो गया, 16 का वर्गमूल निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 12 में क्या है 6 और 2 है, 12 क्या है 6 गुना 2 है, और 42 में भी क्या है 6 गुना 7 है। तो 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे 2 6 है, तो एक 6 हम बाहर निकाल लिए। तो बच गया क्या, अब इसमें का 7 बच गया और इसमें का 2 बच गया, तो 7 दूना 14, और यहाँ पे भी 14 है तो 2 14 हो गया, तो 1 14 बाहर आ गया। तो हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल जो आ गया यहाँ पे क्या हो गया 14 छक 84, और 84 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 4 8 32 1 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल किसका आ गया इसका आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का एक भाग हल हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे इसके आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा BE और गुने ऊंचाई हमको CF जो कि पता नहीं है। अब क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/2 गुने आधार कितना है 26 और गुने ऊंचाई हमको H पता नहीं है जो कि निकालना है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 13 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 336/13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको काट ही सकते हैं, लेकिन काटेंगे तो बाद में हमको क्या होगा फिर दिक्कत क्या होगा, ये आ जाएगा दशमलव में। देखिए ये गलती नहीं करना है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो अगर हम भी काट देते तो ये आंसर आ जाएगा दशमलव में, और फिर हमको क्या करेगा बाद में वहाँ जब गुना करना पड़ेगा तो हमको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं क्या H बराबर 336/13 सेंटीमीटर। H बराबर क्या आ गया 336/13 सेंटीमीटर हम लिख लिए। अब बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं क्या क्या है AB प्लस CD, समांतर भुजा दिया हुआ AB प्लस CD गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या आ गया CF। तो अब यहाँ पे 1/2 गुने समांतर भुजाओं क्या है AB हमारा 78 है, 78 और जोड़ 52 गुना CF कितना है हमारा 336/13, 336/13। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 78 और 52 कितना हो जाएगा 8 2 10 7 5 12 1 13 और 13, अब बटा में कितना हो गया ये 2 इस 13 को इधर ले आए तो गुना हो गया 336, 13 दूना 26 यानी कि 13 दाई 130, 10 और 2 पंचे 10 यानी कट जाए कितना आ जाएगा हमको 5, यानी कि क्या हो गया 5 गुना 336, 5 गुना 336 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 तिहाई 15 और 3 18 और 5 तिहाई 15 1 16। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न यह अगला कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी रेला जाता है, तो संचितालय भरने में कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहली बात संचितालय क्या होता है, संचितालय मतलब होता है टंकी, पानी की टंकी, पानी को क्या किया जाता है जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी धारिता दे रहा है, धारिता दे रहा है मतलब क्या दे दिया उसका आयतन दे दिया, आयतन कितना है 108 घन मीटर है। आयतन किस चीज में दिया हुआ है घन मीटर में दिया हुआ है, लेकिन पानी भरा जा रहा है किससे 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि आयतन दे दिया है घन मीटर में और पानी भरा जा रहा है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो पानी भरा जाता है तो संचितालय भरने में कितने घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं कि 108 घन मीटर है, तो घन मीटर को एक घन मीटर में कितना होता है 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, तो हमको समय चाहिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा कि कुल आयतन
समय बराबर कुल आयतन बटा दर। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा 108 घन मीटर, 108 घन मीटर। तो एक घन मीटर में 1000 लीटर, यानी कि 108 घन मीटर में कितना हो जाएगा 108,000 लीटर। अब बटा में कितना है 60 लीटर, तो इतना लीटर, अब बटा इतना लीटर प्रति मिनट। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, और यहाँ से जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 108 को भाग दे देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब बच जाएगा 6 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 और 2 जीरो बच गया 1800 मिनट। 1800 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं। तो 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 30 घंटा। 30 घंटा हमारा हो जाएगा आंसर। 30 घंटा लग जाएगा संचितालय को भरने। ठीक है, कहता है कि किसी घनाभ की भुजा 2 गुनी हो जाए तो इसका क्षेत्रफल कितनी गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल, अगर भुजा 2 गुना हो जाए, घनाभ की भुजा, घनाभ की सब भुजा, तो पहले क्या है, घनाभ की क्षेत्रफल क्या होता है, तो एस बराबर 2 गुना एल गुना बी और प्लस बी गुना एच और प्लस एच गुना एल। अब देखिए नया वाला, नया एस क्या हो जाएगा, तो 2 तो पहले से हईते है। अब यहाँ देखिए भुजा 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2l गुना 2b जोड़ 2b गुना जोड़ 2h जोड़ 2h गुना 2l, तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या हो गया, 2 बाहर है, 2 बाहर है, 2 गुना 4 LB जोड़ 4 BH जोड़ 2 गुना 4 HL। अब देखिए 4 सब में है, तो 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 लिख लिए बाहर। अब 4 गुना 2 गुना क्या आ गया LB प्लस BH प्लस HL, बंद कर दीजिए। अब क्या हो गया, तो 4 गुना ई किसका है, तो देखिए पहले वाला का एस का, तो 4 गुना एस, तो नए का एस क्या हो गया, पुराने वाला के 4 गुना के बराबर हो गया, यानी कि 4 गुनी हमारा आंसर हो जाएगा। कि अगर भुजा 2 गुना करते हैं तो 4 गुना हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या है, तो देखिए बारंबारता वर्ग का बारंबारता वर्ग बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए हमको एक और चीज निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यिका वर्ग वह वर्ग होती है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक होती है। n/2 क्या होता है, पूरे बारंबारता का योग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए पहला का तो जो है वही लिख दिए संचयी बारंबारता, दूसरा का लिखना है तो क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो 3 और 8 क्या हो गया 11, 3 और 8 11, दूसरा का संचयी बारंबारता 11 हो गया। फिर तीसरा का होगा 11 और 16 को जोड़ देंगे, तो क्या होगा 16 और 11 हो गया 27। इसके बाद क्या होगा 27 और 30 57, और इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 5 1 6 1 7, और ये 8, तो कुल हो गया 78। यही हमारा होता है n बराबर, यहाँ पे हो गया क्या हो गया, n बराबर हो गया 78, और n/2 क्या हो गया, n/2 बराबर हो गया क्या 78/2, यानी कि 39 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 39 से ठीक बड़ी क्या है 57 है, 39 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 57 है। 57 वाला वर्ग कौन सा है 30 से 40, तो 30 से 40 वर्ग जो है यही हमारा क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो गया। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग।
n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है कि यदि 2 के पावर 3x माइनस 1 2 के पावर 3x माइनस 1 जोड़ 10 अब भागा 7 बराबर 6 हो तो x का मान क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 3x माइनस 1 जोड़ 10 भागा 7 बराबर 6 भागा 7 बराबर 6। अब हम चाहे तो इस स्टेप को नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट क्या लिख देते यहाँ से सीधे लिख देते कि 2 के पावर 3x घटाओ 1 जोड़ 10 इस भागा को उधर ले जाते तो गुना हो जाता तो 6 गुने 7 डायरेक्ट हम लिख देते। ठीक है, ये लिख देते। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ये 2 के पावर 3x माइनस 1 ये जाएगा उधर तो घटाव में जाएगा तो 7 छक 42 घटाव 10 अब बराबर क्या आ जाएगा 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 यानी इसके बराबर ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये पावर और ये पावर बराबर होगा तभी ये पूरा इसके बराबर होगा। यानी कि क्या हो गया 3x माइनस 1 बराबर 5 हो गया, 1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा यानी कि 3x बराबर 6 हो गया यानी कि x बराबर 2 हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में तय करता है, जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। एक स्टीमर दिया हुआ है, एक स्टीमर है जो कि धारा के दिशा में चलता है। देखिए धारा की दिशा में और धारा के विपरीत में अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। जब धारा की दिशा में चलेगी तो क्या होगा, जो धारा जो चल रहा है उसकी गति भी स्टीमर को मिल जाएगी या कोई भी नाव को मिल जाएगी। लेकिन वही जब धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होगी कि नाव आगे जा रही है, धारा उसको पीछे धकेल रही, तो उतना कम हो जाता है। और इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ दोनों स्थिति में समान है, वह समान क्या है कि दूरी, यानी कि जाने में भी दूरी समान है और आने में भी दूरी समान होती है। तो हमको क्या पता नहीं है, निकालना है स्टीमर का चाल। ठीक है, स्टीमर के चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों स्थिति में दूरी समान है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो जब धारा के साथ जाएगी तो क्या है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में स्टीमर का चाल और प्लस धारा का चाल, स्टीमर का चाल प्लस धारा का चाल, ये स्टीमर का हो गया ये धारा का हो गया, दोनों जोड़ दिए, दोनों स्थिति में दूरी समान है यानी x प्लस 2 गुने समय कितना लगा 4 घंटा, समय कितना लगा 4 घंटा बराबर। दूसरी स्थिति में क्या है, धारा के विपरीत चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है यानी कि धारा का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। धारा का चाल ये स्टीमर का चाल घटाओ धारा का चाल अगुना समय कितना लगा 5 घंटा। अब इसको हल करेंगे तो हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 दूना 8x 4x जोड़ 8 और इधर कितना हो जाएगा 5x घटाओ 10। अब यहाँ पे ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x बराबर -18 हो गया यानी कि x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसका हो गया, धारा की चाल हो गई।